दोस्तों, जैसा कि पिछले 2 क्लास में हम आधुनिक भारत इतिहास यूनिट के अंदर उत्तरवर्ती मुगल शासकों का अध्ययन कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने पहली क्लास के अंदर बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फ़र्रुखशियर के बारे में, दूसरी क्लास में मोहम्मद शाह रंगीला और बादशाह अहमद शाह मोहम्मद के बारे में पढ़ा। तो आज इसी यूनिट के अंदर हम आगे बढ़ाते हैं कि बादशाह अहमद शाह के बाद जो दिल्ली की गद्दी पर मुगल शासक बैठा है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो दिल्ली की गद्दी पर जो मुगल शासक बैठा है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से हमारी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट शासक है आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड रहेगा, जिसका समयकाल 1754 से 1759 एडी। हम उत्तरवर्ती मुगल शासकों की यूनिट पढ़ रहे हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक तो शाह आलम सेकंड, शाह आलम फर्स्ट है, जो ये औरंगजेब की उपाधि है, इसलिए ये सेकंड होगा इतिहास के अंदर। तो देखो समझते हैं। 55 वर्ष की आयु में शासक बना। 55 तो 55 वर्ष की आयु में शासक बना। वास्तविक नाम अजीजुद्दौला। अजीजुद्दौला कहते हैं इसको, वास्तविक नाम हुआ इतिहास के अंदर इसका, या अजीजुद्दीन भी कहते हैं। कमजोर शासक है, ज्यादा योग्य शासक नहीं है। तो इसके काल की बड़ी घटना, इसके काल की जो बड़ी घटना है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध, इसके काल की जो बड़ी घटना है प्लासी का युद्ध। देखो किस किस के मध्य, अंग्रेज और बंगाल नवाब। सिराजुद्दौला और यहां पर अंग्रेज है रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की जीत। तो ये आलमगीर सेकंड के काल की घटना है बड़ी, कि प्लासी का युद्ध इसके काल में हुआ। अंग्रेजों की इसमें जीत हुई। अंग्रेजों को भारतीय दरवाजे को खोलने की चाबी प्राप्त हो गई। निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध से अंग्रेजों ने भारत में अपनी नींव डाली है। और इसी के काल में 1759 ईस्वी को दिल्ली के ऊपर अफगान शासक अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली वही है अफगान का शासक जिसने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा है, ने अधिकार किया। तो अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर दिया। तो ये हो गया आलमगीर सेकंड, 1764 से 1759। 55 वर्ष की आयु में राजा बना है। बड़ी घटना प्लासी का युद्ध हुआ। अब इसके बाद जो उत्तराधिकारी है, नेक्स्ट जो शासक होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय समयकाल देखो 1759 से 1806 एडी।
1769 से 1806 AD ईस्वी, ये है शाह आलम द्वितीय। देखो इसके काल में सबसे पहली बड़ी घटना पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध इसके काल की बड़ी घटना है। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य। दूसरा तथ्य है इसने स्वयं 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध जो बक्सर का युद्ध है, एक निर्णायक युद्ध है। ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सफलता का सबसे निर्णायक युद्ध होगा और यहीं से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना अधिकार, अपना साम्राज्य स्थापित किया है। तो इस युद्ध में क्या होता है खास बात कि बंगाल का जो नवाब है मीर कासिम और अवध का नवाब है शुजाउद्दौला और बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने त्रिगुट बनाया और त्रिगुट के अंदर अंग्रेजों से युद्ध किया। लेकिन इस युद्ध में त्रिगुट हार जाता है और हार के स्वरूप अंग्रेजों का प्रभाव दिल्ली तक आ गया। तो शाह आलम सेकंड है, ये अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ता है, बक्सर युद्ध लड़ेगा। बक्सर का मैदान है हमारा, तो बक्सर के मैदान में युद्ध लड़ेगा, हार जाएगा अंग्रेजों से। और जैसे इसकी हार हुई अंग्रेजों से और अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और ये फिर बाद में अंग्रेजों के सहयोग से ही दिल्ली पहुंचा है। कई वर्षों तक तो ये दिल्ली ही नहीं जा पाता। तो देखो इस युद्ध का के बाद जो नतीजा, जो परिणाम निकला है वो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। और इस संधि स्वरूप अंग्रेजों जो ये शाह आलम सेकंड से संधि की, तो इस संधि स्वरूप अंग्रेजों ने देखो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उससे भी एक ही प्रांत है उड़ीसा की दीवानी, अपने हाथ में तो अंग्रेज यहां पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले लेते हैं कि जितनी भी इनकम होगी भू राजस्व आएगा, वो भू राजस्व इन तीनों स्टेटों का, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, और वो अंग्रेजों के पास होगा। तो ये भू राजस्व अंग्रेजों के हाथ में होगा। और इससे क्या है, जो मुगल बादशाह है उसकी पावर अभी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, कमजोर हो गया है। और कमजोरी स्वरूप मुगल साम्राज्य कर्जवान हो गया, कर्ज में डूबा। तो शाह आलम सेकंड के काल में मुगल जो राज्य है ये कर्ज में डूब गया है। ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ये मान के चलो अब इनके पास पैसा नहीं है। अब ये पूरी की पूरी अंग्रेजों के ऊपर, इनकी जो है अंग्रेजों पर ये डिपेंड है, अंग्रेजों की सहायता से ही इनका साम्राज्य चलेगा। और इसके काल की देखो बड़ी घटना है, जो इसके काल की जो मेन बड़ी घटना है, इसके काल की दो बड़ी घटनाएं हैं। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली और हरियाणा मोस्ट इंपोर्टेंट है पर अधिकार किया। तो अंग्रेजों का दिल्ली और हरियाणा पर अधिकार हो गया है। तो किस शासक के काल में? शाह आलम सेकंड। HSSC एग्जाम के अंदर ये आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ से आप नोट डाउन होगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं। तो देखो आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय सेम है, 54 से 59 से 1806। तो सर्वाधिक प्रभाव इसका है। तो इसी के काल में HSSC आपसे पूछेगा कि हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार, तो हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया है। और उसके बाद देखो दो शासक बच गए, तो उनकी सीरीज भी हम पढ़ते हैं। तो दो शासकों की सीरीज के अंदर बच गए हैं अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
अकबर सेकंड 1806 से 1837 एडी अकबर सेकंड। तो देखो इसकी खास बात होगी अंग्रेजों के सहयोग से, ये अंग्रेजों के सहयोग से शासन बनेगा। अंग्रेजों के सहयोग से राजा बनेगा। अंग्रेज इसका सहयोग करेंगे, राजगद्दी दिलवाने में अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड है। और इसी के काल में मुगल शासक अधिकार, मुगल शासकों का अधिकार लाल किले तक सीमित। अब मुगल राजाओं के, जो मुगल बादशाह है, जो पूरे भारतवर्ष, जो बाबर के काल में, औरंगजेब के काल में, अकबर के काल में पूरे हिंदुस्तान पर राज करते थे, अब उनका समय चला गया है। अब उनका समय केवल कितना रह गया, दिल्ली के लाल किले के अंदर बस। अब दिल्ली के लाल किले तक ये सीमित रह गए हैं, अब दिल्ली के लाल किले तक ही इनकी चलती है। तो ये इसके काल की बड़ी घटना होगी। अगली इसने 1830 में, 1830 के अंदर एक महान व्यक्ति है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय और राजा उपाधि देकर, राजा की उपाधि दी, प्रदान कर लंदन भेजा। अपनी पेंशन के लिए। तो ये अपनी पेंशन बंधवाना चाहता है, अंग्रेजों पर डिपेंड है तो पेंशन चाहता है बंधवाना, लेकिन खुद लंदन नहीं जा सकता, अनपढ़ है। तो इसने क्या किया, राजा बनाया। किसको बनाया, मोहन राय, मतलब उपाधि दे दी है राजा की। तो राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को, ये मोहन राय हो गया। तो राजा की उपाधि देकर लंदन में भेज दिया अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए। ये इसके काल की बड़ी घटना है, अकबर सेकंड। अब इसका जो उत्तराधिकारी है, इसका जो वारिस है, वो है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। 1837 से 1857 तक बादशाह रहा है। मरने की डेट अलग है, मरने की डेट 1862 है। अगर पूछे कि मुगल युग का अंत तो 1862 में, अगर पूछे कि बहादुर शाह सेकंड की राजगद्दी चली गई तो 1857 में, तो बहादुर शाह द्वितीय। तो देखो इसके बारे में समझते हैं हम। पहला तथ्य लिखेंगे, फर्स्ट तथ्य है जो, तो सबसे पहला तथ्य जफर के नाम से, जफर के नाम से कविता लिखता है, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। इस कारण ये बहादुर शाह जफर कहता है। ये दूसरा नाम हो गया। बहादुर शाह सेकंड क्योंकि पहले बहादुर शाह फर्स्ट लिख पड़ा है। जो बहादुर शाह फर्स्ट है उसका समय का 1707 से लेके 1712 औरंगजेब का उत्तराधिकारी है, और ये अंतिम बहादुर शाह है, तो सेकंड हो गया। तो बहादुर शाह के नाम से जफर लिखता है। एक शासक और है सिकंदर लोधी, गुलरखी के नाम से कविता लिखता है, उसको भी कविताएं लिखने का शौक है, इसको भी कविता लिखने का शौक है। इसकी जो आत्मकथा है, इसकी जो आत्मकथा है उसका नाम है जफरनामा। जो फारसी की रचना है, फारसी की रचना है। अगर आत्मकथाएं लिखी जाए मुगल शासकों की, जैसे बाबर ने बाबरनामा लिखा। तुर्की भाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे हुमायूं की जो कथा है वो है हुमायूं नामा, लेकिन लिखने वाली है गुलबदन बेगम।
हुमायूं की बहन, फारसी का ग्रंथ है। अकबरनामा, अगर अकबरनामा आता है तो इसको लिखने वाला है अबुल फजल, अकबर का कवि है अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। और जहांगीरनामा, तो जहांगीरनामा अगर आता है तो जहांगीर ने फारसी में लिखा। अगर आता है कि आत्मकथा लिखने वाले मुगल शासक कितने हैं, तो आत्मकथा लिखने वाले मुगल शासक हैं बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह सेकंड। तो बहादुर शाह सेकंड होगा। तो 3 शासकों ने आत्मकथा लिखी, बाबर, बाबरनामा तुर्की भाषा, जहांगीर, जहांगीरनामा फारसी भाषा, और बहादुर शाह जफर, तो जफरनामा भाषा होगी फारसी। उसके बाद है बहादुर शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, नेतृत्व करेगा और हार गया, हार प्राप्त, पराजित हो गया। और इसको अंग्रेजों ने रंग पड़ता है म्यांमार, बर्मा में भेजा, रंगून में निर्वासित कर दिया। और यही पर 1862 में मृत्यु। तो 1862 में बहादुर शाह सेकंड मर गया रंगून के अंदर। तो देखो खास बात क्या रहेगी, मुगले इंडिया से बाहर से आए थे और मुगले इंडिया से बाहर ही चले गए। तो बाहर से कहाँ से आए थे, फरगाना से आए थे। फरगाना जो रियासत है ये अफगानिस्तान और ईरान के मध्य में पड़ती है। बाबर वहां से आया था और इनका अंतिम समय भी इंडिया से बाहर रंगून चला गया। ये रंगून इसका जो मकबरा है, इसका मकबरा होगा, जो इसका मकबरा है वो रंगून में इरावती नदी के किनारे होगा, जिसको म्यांमार की गंगा कहते हैं। म्यांमार की गंगा इरावती, जैसे श्रीलंका की गंगा महाबली गंगा, जैसे इटली की गंगा पो नदी, इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। तो इस प्रकार इरावती नदी के किनारे इसका मकबरा हो जाएगा। तो इंडिया से बाहर आए, बाहर चले गए। तो इस सीरीज में अगर देखा जाए कि कितने शासक ऐसे हैं जिनका मकबरा इंडिया से बाहर है मुगल शासकों में, तो मुगल शासकों में अगर देखा जाए कितने शासक ऐसे हैं जिसका मकबरा इंडिया से बाहर है, तो इसमें देखो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। बाबर, काबुल में जहांगीर, लाहौर में और बहादुर शाह सेकंड रंगून में। तो 3 शासक ऐसे हैं जिसका मकबरा इंडिया से बाहर है, तो रंगून के अंदर होगा। तो रंगून म्यांमार में। बाकी जितने हैं जैसे हुमायूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जैसे आ जाएगा जहांगीर ये हो गया सहात्रा, जहांगीर का लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे। जैसे शाहजहां, शाहजहां का मकबरा आ जाएगा ताजमहल आगरा, और औरंगजेब का मकबरा आ जाएगा। औरंगजेब का मकबरा अगर देखा जाए तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। बाकी जितने भी मुगल बादशाह हैं सभी का मकबरा दिल्ली के अंदर हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया है। टोटल शाही परिवार जितना मुगलों का है उसमें राजकुमार भी आ गए, राजकुमारियाँ भी आ गई, बेगम भी आ गई, सभी को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है। तो इस सीरीज में हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो ये मुगल वारिस, अंतिम मुगल वारिस, ये मुगलों का अंतिम वारिस रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा इस सीरीज के अंदर हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा सिख धर्म। सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जो सिख धर्म है इसको चलाने वाले आ जाएंगे गुरु नानक। टोटल सिख गुरुओं की संख्या 10 होगी। प्रथम से लेके अंतिम तक हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे ओवरऑल हर एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम सीरीज के अंदर, ग्रुप डी से लेकर HSSC, HCS हर लेवल के एग्जाम तक हम सिख धर्म का बिल्कुल डीपली डाटा पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक्स। मार्स कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को इस टॉपिक्स के बारे में मैंने जानकारी दी। तो
उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हर किसी को इस टॉपिक को और इस चैनल के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।